हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज बच्चों हम आपके लिए ट्वेल्थ केमिस्ट्री में 20 वायरल सब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं। यदि आप इसे पढ़ लेते हो तो 20 अंक पक्का मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्लास की मैं शुभारंभ करता हूं। इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, तो चलिए पहला इम्पोर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर कि शॉटकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले जो आप लोग जान लीजिए कि शॉटकी और फ्रैंकल दोष जो होता है दोनों बिंदु दोष होता है। और चलिए आते हैं सबसे पहले शॉटकी दोष पे। ये शॉटकी दोष में होता क्या है। कहता है कि इस दोष में धनायन तथा ऋणायन अपने जालक से गायब हो जाते हैं, जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। यानी कि इस दोष में धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में, है ना, वो गायब हो जाते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व जो है वो घट जाता है बच्चों। ये 2 पॉइंट शॉटकी डिफेक्ट्स के लिए है। तो चलिए आइए हम अब 2 पॉइंट देखते हैं फ्रैंकल दोष के लिए। कहता है कि इस दोष में आयन अपने बिंदु को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि धनायन और ऋणायन का बीच का जो स्थान होता है उसको अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं, है ना। यानी ये यहाँ पे गायब नहीं होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के बीच जो खाली स्पेस होता है वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है बच्चों, है ना। जिसके कारण इसमें हमारा कोई न धनायन गायब होता है न ऋणायन गायब होता है। इसलिए इस क्रिस्टल का घनत्व का कोई परिवर्तन नहीं होता है किसमें, फ्रैंकल दोष में। तो चलिए 2-2 पॉइंट हमने देख लिया किसमें, तो शॉटकी और फ्रैंकल दोष में। अब आगे 2 पॉइंट और देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए शॉटकी दोष में और भी है कि यह दोष अधिक उप सहसंयोजन संख्या वाले प्रबल आयनिक स्थलों में पाया जाता है, ठीक है। लगभग धनायन ऋणायन का आकार इसमें समान होता है, जैसे NaCl और CsCl, है ना। यानी कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में हमारा कौन सा शॉटकी दोष पाया जाता है, ठीक है। और पॉइंट शॉटकी दोष का क्या है कि क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है एवं रिक्तियों के कारण विद्युत चालकता बढ़ती है किस में, तो जिसमें शॉटकी डिफेक्ट्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स के 2 दोष को और देखते हैं। यह दोष निम्न उप सहसंयोजन वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। पॉइंट इज टू बी नोटेड, धनायन का आकार जो होता है ऋणायन से छोटा होता है जी, किस में, तो फ्रैंकल दोष में। और किस में पाया जाता है, तो AgCl, AgBr और GNS, इसमें हमारा फ्रैंकल दोष पाया जाता है जी। इसमें क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है एवं रिक्तियों के कारण विद्युत चालकता बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्रिस्टल का परावैद्यांक बढ़ता है जी। इसमें क्रिस्टल का परावैद्यांक क्या होता है, बढ़ता है बच्चों। तो ये 4 प्रमुख कारण थे किसमें, तो हमारा 4 प्रमुख कारण था बच्चों किसमें, तो ये फ्रैंकल दोष और क्रिस्टलीय दोष में। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हम आदर्श विलयन की बात करते हैं कि आदर्श विलयन है क्या। तो कहता है वैसा विलयन जो सांद्रता तथा ताप के संपूर्ण रेंज में राउल्ट का नियम का पालन करता है, जिसके निर्माण में इंथैल्पी एवं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे आदर्श विलयन कहते हैं बच्चों, ठीक है। यह आदर्श विलयन के लिए शर्त है यहाँ पे बच्चों। आदर्श विलयन के लिए क्या है, यहाँ पे शर्त है मेरे बच्चों, ठीक है। आदर्श विलयन के लिए क्या है, शर्त है मेरे बच्चों, ठीक है ना। पहला शर्त क्या है कि यह राउल्ट के नियम को पालन करता है जी। राउल्ट के नियम को क्या करता है, पालन करता है। दूसरा क्या है कि डेल एच यानी कि चेंज इन इंथैल्पी भी क्या होता है, 0 होता है। और डेल भी तीसरा क्या है, आयतन में परिवर्तन भी शून्य होता है बच्चों। आयतन में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है जी। जरा देखेंगे थोड़ा सा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है जी। तो आदर्श विलयन के ये प्रमुख शर्त है जिसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे पहले बात है कि इसका उदाहरण की बात करते हैं कि आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे कि हमारा ये आदर्श विलयन के उदाहरण को आप बताइए। जो देखिए यहाँ पे आदर्श विलयन किस में प्रदर्शित होता है, तो नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन और टॉल्यूबिन, एथाइल ब्रोमाइड तथा एथाइल आयोडाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्रा
क्लोराइड में इस तरह के हमारा जो आदर्श विलयन का ये बहुत प्रमुख उदाहरण है बच्चों। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, बहुत बार बार पूछा गया है कि अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है बच्चों, है ना, कि अनुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। तो कहता है किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु कणों की प्रकृति या संगठन उसके रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि वैसा विलयन जिसमें हमारा विलयन का जो गुण होता है, ठीक है ना, ये किस पर निर्भर करता है जी, तो विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर, इसलिए हमको उसको अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन सा होता है, तो देखिए 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और ये परासरण दाब, ये 4 प्रमुख अनुसंख्यक गुणधर्म किस विलयन में पाए जाते हैं बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटा सवाल भी है, कुछ बड़ा सवाल भी है, साथ साथ करवा रहे हैं बच्चों। देखिए सवाल कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कहता है वैसा झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाते हैं, एसपीएम कहलाते हैं जी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है चर्मपत्र, अंडे की झिल्ली, बकरे का आमाशय और कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्ली होती है। ये एग्जाम्पल एकदम अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन के साथ पूछ देता है कि बताइए इनमें से अर्धपारगम झिल्ली कौन सा है। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बड़ा बेहतरीन सवाल कि ये विपरीत परासरण क्या है जी, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो कहता है कि यदि विलयन पर परासरणी दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाए तो विलयन से विलायक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक की ओर बहेगा, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं उल्टा परासरण क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, है ना। एक बार फिर से क्या कहता है, जरा ध्यान देने की बातें हैं कि यदि विलयन पर परासरणी दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलयन से विलायक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा ये विलायक की ओर इसका बहाव होगा, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, उल्टा परासरण क्रिया कहेंगे जी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, वांट हॉफ गुणांक क्या है जी, वांट हॉफ गुणांक क्या है। तो कहता है विलयन के संगुण या वियोजन को प्रयुक्त करने के लिए गुणक कहा जाता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, उसे वांट हॉफ गुणक कहते हैं। और ये जो आई होता है ना, ये विलेय के सामान्य तथा परीक्षित मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है, इसको वांट हॉफ गुणक कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, संगुण होने पर आई का मान, यानी कि जब एक से अधिक अणु जो है या एक से अधिक अवयव जो है मिलकर एक बड़ा अवयव का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस स्थिति में आई का मान 1 से छोटा होता है। और वियोजन के स्थिति में आई का मान 1 से बड़ा होता है। और संगुण या वियोजन नहीं होने पर आई का मान जो होता है ना, वो हमारा 1 के बराबर होता है बच्चों। क्लियर, ठीक है ना। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है जी, ऐसे सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल आ गया जी, बहुत बेहतरीन सवाल आ गया, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कहता है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल पर आते हैं। कहता है यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि यदि हम विद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो यह एक ऐसी युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। फिर देखिए वैद्युत अपघटनी दोष में क्या है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे होते हैं, इसमें साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हमारा वैद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं और इसे साल्ट ब्रिज द्वारा दोनों अपघटय को जोड़ा जाता है जी, ठीक है। और ये वैद्युत अपघटनी सेल में क्या है कि कहता है एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में
अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती है, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रियाएं जो होती है स्वतः होती है बच्चों। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। ये हाईलाइटेड सवाल है आज के सेशन का, ये हाईलाइटेड सवाल है बच्चों, है ना। कौन सा कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, एकदम मार्वलस सवाल है। इस बार ये सवाल एकदम बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। चलिए, ये भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया वेग स्थिरांक में अंतर क्या है बच्चे, है ना। इसमें ना मात खा जाते हैं। देखिए, अभिक्रिया की दर क्या कहता है कि प्रति एकांक समय में उत्पाद तथा अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है और जिसकी इकाई होती है मोल, लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है। जबकि हम बात करते हैं किसकी, अभिक्रिया दर स्थिरांक की, अभिक्रिया वेग स्थिरांक की। यह अभिक्रिया का वेग होता है, जबकि अभिकारकों का सांद्रण यहाँ पे मोल प्रति लीटर होता है। यह अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है जी, इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर नहीं करती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बच्चों कि छंदम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं क्या होती है ना। छंदम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं क्या होती है, ये सवाल भी बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कहता है कि अनेक बार विशेष परिस्थितियों में उच्च कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया के बल गतिकी का पालन करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कहता है बच्चों कि वैसी उच्च कोटि की अभिक्रियाएं जो विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि बन जाती है, छंदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, डेफिनेशन का ले लिए। चलो बच्चों, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एस्टर का जलीय अपघटन सबसे अच्छा उदाहरण है छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ये एस्टर का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथाइल एल्कोहल मिलता है। यहाँ अभिक्रिया की कोटि 1 होती है और अभिकारक की आणविकता जो होती है 2 होती है बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को। चलिए बच्चों, है ना। ये देखिए आपका ना स्ट्रक्चर है, इस तरह के कंपाउंड का स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन में आता है। देखिए यहाँ पे H3PO2 का ये स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं जी, है ना। ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। इसमें 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें 1 ही हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया ना कि H3PO2 में ये हाइड्रोक्सिल एक ग्रुप होता है जी, ठीक है। और H3PO3 में ये हमारा इसका यदि भास्मिकता की बात करें OH की संख्या 2 होती है। H3PO4 में हमारा OH की संख्या 3 होती है और H4P2O7 में हमारा OH की संख्या 4 होती है जी, है ना। इसके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सवाल आ गया यहाँ पे कि pH3 का क्वथनांक NH3 के अपेक्षा कम क्यों है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, नाइट्रोजन की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उच्च होता है, जिसके कारण NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। किसे पाया जाता है, NH3 में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और जिसके कारण इसका क्वथनांक जो है ना ये बढ़ जाता है, द्रव अवस्था में रहता है। परंतु pH3 में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, pH3 में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक कम होता है बच्चों। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। सभी छोटे छोटे सवाल, लेकिन जानते हैं ना देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर वाली कहानी है। चलिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसको आप लोग देख लो, ठीक है ना। देखिए Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये आर्गन का तो हो गया 18, 24 होता है क्रोमियम का, तो 3 इलेक्ट्रॉन चल गया तो 24, 3 में 21, यानी 2 H2 से गया, 1 D से गया, तो यहाँ Cr+ का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इसको ना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मैं लिखने के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, ओके। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। वह सवाल देखिए क्या है कि NiCl4-2 अनुचुंबकीय है और NiCO प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों चतुष्फलकीय है, क्यों। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे NiCl4 की बात करें, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, NiCl4 में
हमारा Cl जो होता है ना, हमारा Cl जो होता है ये दुर्बल लिगेंड होता है और CO जो होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जी। यही कारण होता है कि दोनों चतुष्फलकीय रहने के कारण हमारा अणु NiCl4-2 अनुचुंबकीय होता है। NiCO4 जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है बच्चों, डाई मैग्नेटिक होता है। सबसे बड़ा रीजन मैंने बता दिया यहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जो NiCl में दुर्बल लिगेंड Cl है, NiCO4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा CO है। तो दुर्बल और स्ट्रॉन्ग है ना लिगेंड रहने के कारण ही दोनों का चतुष्फलकीय रहने के बावजूद भी एक अनुचुंबकीय होता है, दूसरा हमारा क्या होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है बच्चों, ठीक है। तो एक छोटा सा क्लास मैंने आपके लिए लेकर आया बच्चों, है ना। इसी तरह से वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, बाय बाय। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड जी।